हाय, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ गाइडेंस। पिछले 5-6 लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है भाई, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमने शुरू किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में धीरे धीरे हम लोगों ने बहुत सारी बातें की। इसमें हम लोगों ने बेसिकली स्टार्ट किया था, याद करो यार, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो क्लास 12th में हमने कहा था पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में डिस्कस करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक ऐसा ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें केवल और केवल हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे? चार्ज के बारे में। चार्ज वही चार्ज रेस्ट में होगा, चार्ज वही मोशन में होगा, तो वो मैग्नेटिज्म में हम स्टडी करेंगे। अगर वही चार्ज हमारा रेस्ट में है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है। तो सबसे पहले फंडामेंटल हमने चर्चा किया था कि आखिर चार्ज क्या है। पहले हम लोग चार्ज को भी डिस्कस किया। देन आफ्टर वी हैव स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो हमने देखा कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज। उसके बाद हमने स्टडी किया मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में। तो ये सारे कंटिन्यूअसली स्टडी करने के बाद, एक एक स्टेप बढ़ने के बाद, उसका अप्लाइड पार्ट बढ़ने के बाद लास्टली अब हम जाके पहुंचे हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स के मेन टॉपिक पे, जो सबसे हमारा कोर टॉपिक है। और वो कौन सा है बाबू? कूलम्स लॉ। 10th क्लास में आपने ये कूलम्स लॉ पढ़ा होगा, लेकिन वहां केवल और केवल टीचर क्या करते हैं? डेफिनेशन वगैरह पढ़ाते हैं। हम लोग यहां कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट भी देखेंगे। स्टेटमेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन। स्टेटमेंट देखेंगे और फिर उसके बाद से उसका अप्लाइड पार्ट देखेंगे, कूलम्स लॉ कैसे। आई होप कि आपका वेक्टर वोक्टर तैयार होगा। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मेन कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसमें हम लोग टेक्निकली देखेंगे और यही एक टॉपिक है जो आपको कंपेयर दिलाएगा कि गाइडेंस से बेहतर इस चंपारण में कोई कोचिंग नहीं है। और यहाँ जो फैकल्टी है वो फैकल्टी अपने आप में सक्षम है कि आपको मेडिकल और इंजीनियरिंग क्वालिफाई करा सकता है। यहाँ पे जितने भी बेतिया वगैरह में कोचिंग वोचिंग होंगे, जितना भी आपके पास होगा, वहाँ आप देखिएगा ये लेक्चर का, ठीक है। इसको जो मैं स्टडी करने जा रहा हूं और धीरे धीरे, चूंकि हम लोग डिटेल्स में अब अप्लाइड पार्ट में आ रहे हैं, इस टॉपिक के बाद आपका डायरेक्ट गाइडेंस का कंपैरिजन कोटा के एलएन वगैरह से और वहां के अच्छे फैकल्टी वगैरह से कंपैरिजन होगा, ठीक है। मैं ये नहीं कर रहा हूं, वीडियो में आप लोग कंपैरिजन वगैरह कर लेना। जैसे जैसे मैं धीरे धीरे बढ़ूंगा, हो सकता है हमारी वीडियो क्वालिटी थोड़ी लो है, बट मैटर में कोई चेंजिंग नहीं मिलेगा। ओके, चलो भाई, लेट्स कम टू द पॉइंट। हम आगे बढ़ते हैं, कैसे हम लोग स्टडी करेंगे, ध्यान से देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच, अगर ये नहीं आता है तो इलेक्ट्रोस्टैट में कुछ भी नहीं आता है। क्या कहता है? कूलम्स लॉ। कूलम्स साइंटिस्ट थे हमारे। कूलम्स लॉ क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस and inversely proportional to the square of the distance between them. कूलम्स लॉ से हम क्या जानना चाहते हैं? ध्यान से देखिएगा। चार्ज की प्रॉपर्टीज में हमने देखा था कितने तरह के हमारे पास चार्जेस थे बाबू? 2 तरह के, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। पॉजिटिव और निगेटिव आया किस वजह से था? बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। द बॉडी विच गेट्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन that has the negative charge and body has a deficiency of electron that will get a positive charge. हमने देखा था similar kind of charges के बीच में repulsion and opposite kind of charges के बीच में attraction. कूलम्स ने सबसे पहले ये ढूंढा था कि आखिर ये सिमिलर और डिसिमिलर चार्जेस जो अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, उनके रिपल्सन का मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेज क्या होता है। यानी कूलम्स ने अपने लॉ में क्या डिस्कस करना चाहा था? कूलम्स ने बेसिकली उस रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स के वैल्यू को जानना चाहा था। वेक्टर फॉर्म में वही देखेंगे कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ उस अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स का डायरेक्शन भी क्या होगा। मींस वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एंड दैट वाज गिवन बाय कूलम्स लॉ। गॉट माय पॉइंट? ओके, ध्यान से अब यहां देखने वाली है पटर में, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन के फॉर्म में अभी समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट्स टू रिमेंबर में देखिएगा। पहला पॉइंट ये क्या कहता है? पहला पॉइंट क्या है? शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट charges
डिपेंड्स ऑन द मीडियम and force in medium is smaller than force in air. Got my point? ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला कूलम्स लॉ में क्या है, दो पॉइंट चार्जेज के बीच में, कैसे चार्ज के बीच में बाबू, दो पॉइंट चार्जेज, और पॉइंट होने के साथ वो स्टेशनरी भी होना चाहिए, मतलब रेस्ट में होना चाहिए। दो पॉइंट चार्जेज के बीच में जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगता है उसका मैग्नीट्यूड दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यह था कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट। बाद में हम उसको इक्वेशन से देखेंगे, इसका ड्राइवेशन और आइवेशन भी है, बहुत सारा लंबा चौड़ा, बट वो अपने सिलेबस की चीजें नहीं है। अब दूसरे केस में हमने पॉइंट्स टू रिमेंबर में, अब सवाल उठता है कि वो दोनों पॉइंट चार्जेज आखिर कहां रखे गए हैं। दोनों पॉइंट चार्जेज एयर में है, वाटर में है, किसी और मीडियम में है, या उनके बीच में कोई इंसुलेटिंग मीडियम है। तो जैसे ही दो पॉइंट चार्जेज के बीच में कोई मीडियम प्रेजेंट हो जाता है, मीडियम यहां कहने का मतलब है कि एयर या वैक्यूम के अलावा कोई दूसरा मटेरियल प्रेजेंट हो दोनों पॉइंट चार्जेज के बीच में, तो उनके बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स अफेक्टेड हो जाता है। और वो मीडियम में जो अट्रैक्टिव फोर्सेज या रिपल्सिव फोर्स लगता है दैट इज ऑलवेज स्मॉलर देन फोर्सेज एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इन एयर। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एयर में लगने वाले फोर्स से वो मीडियम का फोर्स कम होता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिएगा। तो ये तो रहा कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट और ये हमारा पॉइंट्स टू रिमेंबर हुआ। ठीक है, अब इसके आगे मैं बढ़ता हूं, क्या क्या कहानी है हमारे पास। ठीक है बाबू, इसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, कौन कौन सा पॉइंट हमारे पास। ठीक है, क्विकली थोड़ा नोट कीजिए, तो नोट डाउन। मैं मिटाऊं इसको, चलो ठीक है भाई, आ जाओ। सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको क्या चीज से हम डिनोट करेंगे, एफ से। गौर से देखिए क्या था कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट। मान लो ये कोई पॉइंट चार्ज है Q1 और ये हमारा पॉइंट चार्ज है Q2, दोनों स्टेशनरी हैं और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, R है। अब कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट जरा याद करो और उसके अनुसार हम इक्वेशन निकालना चाहते हैं। ठीक है, क्या है वो इक्वेशन, गौर से सब लोग देखिए बाबू, एकदम से इसमें एकदम चौकन्ना रहना है, सीरियस रहना है, कहीं भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। बढ़े आगे, ओके। Q1 एंड Q2, इसमें नोट करने वाली चीज क्या है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। नोट पहला पॉइंट ए, Q1 एंड Q2 कैसा चार्ज होना चाहिए, मस्ट बी पॉइंट चार्जेस। दो तरह के चार्ज हम लोग डिस्कस करेंगे, एक पॉइंट चार्जेज और दूसरा कंटिन्यूअस चार्जेज। अब कंटिन्यूअस चार्ज की बात आगे होगी, पहले हम पॉइंट चार्जेस के बारे में। Q1 और Q2 कैसा चार्ज होना चाहिए, पॉइंट चार्जेस। Q1 एंड Q2 मस्ट बी पॉइंट चार्जेस, पहला। दूसरा, Q1 एंड Q2 मस्ट बी एट रेस्ट। ये कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तीसरा, इसमें इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है जिसको हमने R से डिनोट किया है,
दैट आर मस्ट बी ग्रेटर देन 10 टू द पावर माइनस 14 मीटर, आर मस्ट बी ग्रेटर देन 10 टू द पावर माइनस 14 मीटर, तभी कूलम्स लॉ वैलिड होगा, नहीं तो वैलिड नहीं होगा। अब इस केस में देखिए स्टेटमेंट क्या था, स्टेटमेंट क्या था कि दोनों में लगने वाला फोर्स चाहे वो अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव, force is directly proportional to the product of Q1 and Q2. Again this force is inversely proportional to किसके बाबू, R स्क्वायर के। ठीक है भाई, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करें तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाए तो यहां पे हमने एक कांस्टेंट दिया जिसको K से डिनोट किया, एंड K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यही है हमारा कूलम्स लॉ का इक्वेशन, कूलम्स लॉ का इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड एज कूलम्स लॉ। कौन सा लॉ है बाबू, कूलम्स लॉ। गॉट माय पॉइंट। तो एक एक करके देखिए तो कूलम्स लॉ क्या कहता है, दो स्टेशनरी यानी चार्ज रेस्ट में होने चाहिए, हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रेस्ट में होने चाहिए, दो स्टेशनरी चार्जेज के बीच में और उन पॉइंट टू चार्जेज लगने वाला जो इंटरेक्टिव फोर्स है दैट मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इट मस्ट बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसमें पॉइंट करने वाला क्या है, ध्यान से देखिएगा, Q1 और Q2 कैसे चार्ज होना चाहिए, पॉइंट चार्ज, रेस्ट में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। दोनों के बीच में डिस्टेंस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 10 टू द पावर माइनस 14 मीटर से ज्यादा होना चाहिए, इससे स्मॉलर नहीं होना चाहिए। अब ये इक्वेशन जो हमें मिला है F इज इक्वल टू K Q1 एंड Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ये हर जगह अप्लाई नहीं होगा, ये हर जगह इक्वेशन अप्लाई नहीं होगा। अगर दो चार्जेज के बीच में मान लिया जाए यहां पे प्रेजेंट है, इन दोनों चार्जेज के बीच में प्रेजेंट कौन सा मीडियम है बाबू, एयर है। कौन सा मीडियम है, एयर है। तो अब इक्वेशन इसकी वैल्यू कुछ और होगी, लेकिन वही इन केस Q1 और Q2 के बीच में एयर के अलावा कोई दूसरा मीडियम प्रेजेंट है तो दिस इक्वेशन का वैल्यू F इज इक्वल टू इतना फोर्स नहीं होगा, वो चेंज कर जाएगा। और सेकंड पॉइंट में पटर में मैंने पटर के सबसे पहला पॉइंट में ही लिखा था हमने कि अगर दो चार्जेज किसी मीडियम में प्लेस्ड हैं तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स एयर के कंपैरिजन में स्मॉलर हो जाएगा। क्यों होगा, इसको देखेंगे अभी हम लोग। ठीक है, नोट डाउन क्विकली, थोड़ा सा लिखिए तो बाबू, लिख लिए, ओके, ऊपर मिटाए, चलिए। नोट डाउन आप लिखो। चलिए, हो गया। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, कूलम्स लॉ का ये इक्वेशन, इसमें नोट करो तो देखो तो क्या क्या है, इसमें क्या है, ये K जो है, K इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, इसको क्या पढ़ते हैं, इप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। किस सिस्टम में हम बात कर रहे हैं, SI सिस्टम में। ठीक है, K, इसका नाम K का क्या है, इस K का नाम होता है कूलम्स कांस्टेंट। ये डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, इससे पहले भी हमने K को यूज किया था, बट दैट इज द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बट दिस K इज द कूलम्स कांस्टेंट, एंड K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और ये इसका यूनिट है। ओके, अब इसमें ये एप्सिलॉन नॉट जो है
ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। गॉट माई पॉइंट? इसको क्या कहते हैं बाबू? एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसी कूलम्स कांस्टेंट को अगर कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू, ये जो k थी हमारी, ये k की वैल्यू अगर हम बढ़े तो k इज इक्वल टू 1 होता है। किस सिस्टम में हम बात कर रहे हैं? सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम और ईएसयू सिस्टम में, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट हमने पढ़ा था, k की वैल्यू। गॉट माई पॉइंट? ओके, सब लोग ध्यान से देखिए बाप, इसमें जो जो टर्म आने वाला है उसको मैंने वैल्यू लिख दिया है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। राइट डाउन क्विकली, आप लिखते जाओ, ठीक है? फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे। हो गया? ओके, तो हमारे पास इक्वेशन क्या था? F इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। गॉट माई पॉइंट? ओके, के उसमें क्या है बाबू? कूलम्स कांस्टेंट। कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। किस सिस्टम में? एसआई सिस्टम में। सीजीएस सिस्टम में के की वैल्यू कितनी है? 1। एप्सिलॉन नॉट इंडिपेंडेंटली यूज होता है, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इतना। ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इतना तो क्लियर हो गया, ठीक है? अब जो मेन हमारा पार्ट है इसमें देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर दोनों पॉइंट चार्जेज को, ये हमारे दोनों पॉइंट चार्जेज जो थे, जो रेस्ट में हैं, अगर इनको एयर में रखें तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ उनके बीच में इंटरैक्टिव फोर्स, मतलब अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, कितना होगा? तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन करते हैं किसमें बाबू? इन एयर। तो ध्यान से देखिए, तो ये हमारा कौन सा चार्ज था? Q1, और ये हमारा कौन सा था? Q2। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? R। इनके बीच का मीडियम कौन सा है? एयर। तो कूलम्स लॉ से फोर्स हम किस मीडियम में कैलकुलेट करना चाहते हैं? एयर में। तो F एयर इज इक्वल टू, गौर से देखो तो K की जगह हम क्या लिखे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर, एप्सिलॉन नॉट, इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं? R स्क्वायर। इसको कहो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यही केस हम लोग इन मीडियम, किसी दूसरे मीडियम में हम Q1 और Q2 को रखते हैं। Q1 और ये हमारा है Q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है बाबू? R। और ये हमारा कोई दूसरा मीडियम है, एयर के अलावा कोई मीडियम है। तब इस केस में क्या होगा? ध्यान से देखो, अब इसमें क्या होगा? कहां कैलकुलेट करना चाहते हैं फोर्स? मीडियम में। FM में लिखता हूं, इज इक्वल टू, गौर से देखना, 1/4 पाई। ये तो ठीक है। एप्सिलॉन नॉट हम नहीं लिखेंगे, यहां हम लिखते हैं EM। EM को अब हम क्या कहेंगे? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। जैसे एप्सिलॉन नॉट को हमने कहा परमिटिविटी ऑफ एयर या फ्री स्पेस, तो EM को हम कहेंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये मैं बताऊंगा परमिटिविटी आखिर एक्चुअल में होता क्या है, क्यों इसको ऐसा कहते हैं। तो 1/4 पाई EM Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। लेट इट बी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब फर्स्ट को सेकेंड से जरा डिवाइड करो, तो डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकेंड, तो क्या मिलेगा? F एयर डिवाइडेड बाय F मीडियम इज इक्वल टू, जरा गौर से देखो तो, फर्स्ट को डिवाइड करेंगे 4 पाई पाई कटेगा, ठीक है भाई, F एयर। तो ऊपर में यहां पे क्या बचेगा? EM डिवाइडेड बाय क्या बचेगा यहां पे? एप्सिलॉन नॉट। करके देख लो। चलो मैं थोड़ा देर टाइम देता हूं
आप नोट करके और करके इसको देख लो क्या हो रहा है। नोट डाउन क्विकली। डन, ओके। बढ़ूँ आगे मैं बाबू? ठीक है भाई, आ जाओ तो देखो तो क्या था हमारे पास। एयर में 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स इतना निकला, मीडियम में इतना निकला, तो एफ एयर बाई एफ एम, ठीक है, उतना निकला, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट बाई मीडियम, इधर मिटा इधर, चलो ठीक है। आ जाओ। डन, नेक्स्ट। हो गया भाई। तो लास्ट में हमारे पास जो इक्वेशन निकला है, फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये जो टर्म है ना, ये टर्म, इस टर्म को जरा इसको देखो तो ये क्या कह रहा है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये पर्टिकुलर टर्म को हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको डिनोट करेंगे ई आर से और हम डिनोट करेंगे के से, और इसी टर्म को हम कहते हैं, ठीक है, के को कहते हैं ई आर। इसमें क्या है, ध्यान से देखिएगा, ई आर को हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, के को हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो एक्चुअल में ई आर क्या है, ई आर रिलेटिव परमिटिविटी है। ध्यान से इसको मिटाइए इधर, चलो। ठीक है भाई, ओके। तो इसमें नोट करो, तो ई आर को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, और के को क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये दोनों सेम ही चीज है, चाहे ई आर से लिखो या के से लिखो। तो जरा नोट करो, तो इसमें नोट हमने पढ़ा था के इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो इस ऊपर वाले इक्वेशन से इसको आप थर्ड इक्वेशन कहो। थर्ड इक्वेशन से हमें क्या मिलता है, एफ एयर डिवाइडेड बाई एफ एम इज इक्वल टू कितना, के, विच इंप्लाइज दैट एफ एम इज इक्वल टू एफ एयर बाई के। अब जरा इसमें देखो तो बाबू, जल्दी से लिखो 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 लिखो, नोट करो फटाफट। थोड़ा बोर्ड प्रॉब्लम कर रहा है, इसलिए थोड़ा इसको
सेकेंड टाइम हम लोग को करना पड़ रहा है, रब आउट करना पड़ रहा है, बाकी सब तो ठीक है। लिख लो आप लोग, ठीक है, बढ़े आगे, आ जाओ। ओके, ध्यान से ये देखो तो ये क्या बता रहा है, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाई के। के क्या है हमारा, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो जरा सोच के देख तो, के का वैल्यू तो कह रहा है हमेशा एक से ज्यादा होगा या एक के बराबर होगा। तो एग्जैक्टली के की वैल्यू 1 सिर्फ एयर में होती है। एयर के लिए अगर दो पॉइंट चार्जेस के बीच में अगर एयर प्रेजेंट है तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू 1 होगी। तो के की वैल्यू अगर यहां पे 1 हम रखें तो मीडियम और एयर में फोर्स का वैल्यू सेम होगा। लेकिन एयर के अलावा अगर कोई दूसरा मटेरियल दो पॉइंट चार्जेस के बीच में प्रेजेंट है तो जरा देख तो के अगर ज्यादा होगा तो वो कितने फैक्टर से, के टाइम से घटा देगा। इसका मतलब हुआ कि दूसरे मीडियम में दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स एयर के कंपैरिजन में घट जाएगा। कितना टाइम्स घट जाएगा बाबू, के टाइम्स घट जाएगा। ये एक फैक्टर। तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है, फोर्स इन मीडियम इज ऑलवेज स्मॉलर देन फोर्स इन एयर। यही तो मैं लिखा था। इसका मतलब क्या हुआ, कूलम्स लॉ का जो इक्वेशन है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, वो हर जगह अप्लीकेबल सेम तरह से नहीं है। अगर मीडियम में हम अप्लाई कर रहे हैं तो वहां हमें उसकी परमिटिविटी जाननी होगी। अगर हम एयर में जान रहे हैं तो उसमें एयर की परमिटिविटी यूज करनी होगी। यही तो मैं दिखाना चाह रहा था कि मीडियम में जो फोर्स होगा वो एयर के कंपैरिजन में क्या होगा, स्मॉलर होगा। ये था हमारा कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट। ओके, तो एयर में दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स कुछ और होता है और दूसरे मीडियम में फोर्स कुछ और होता है। कोई दिक्कत, ठीक है। अब बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट। अब पटर का जो दूसरा पॉइंट है हमारा, लिखते जाइएगा यहां पे, सेकंड पॉइंट पटर में ही, पॉइंट्स टू रिमेंबर में ही चलेगा। बढ़े आगे, अच्छा चलो ठीक है, उधर लिखो। अब पटर में दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 point charges acts always acts along the line joining them in the form of action reaction pair। जल्दी से लिखो तो मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं क्या है। चलो भाई, अब इसमें मैं क्या कह रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 point charges always acts along the line joining them in the form of action reaction pair। गौर से देखिएगा बाबू, सपोज करो ये है हमारा Q1 और ये है हमारा Q2, दोनों के बीच में कनेक्टिंग लाइन ये है, ठीक है। कितना डिस्टेंस है, R। तो Q1 और Q2 के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन एक्ट करता है ना, वो हमेशा जो दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाला लाइन होगा, इसी लाइन के अलोंग फोर्स का डायरेक्शन होगा। ऐसे फोर्सेज को हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं। कैसा फोर्स कहते हैं बाबू, सेंट्रल फोर्स। जैसा हम लोग ग्रेविटेशन में देखा था। तो मान के चलिए Q1 और Q2, तो Q1 और Q2 सपोज करो ये सिमिलर चार्जेज हैं। कैसे चार्जेज हैं बाबू, सिमिलर चार्ज। तो Q1 Q2 को क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल का मतलब Q1 Q2 को पुश करेगा। तो पुश करेगा तो इस पर जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। उस फोर्स को मैं लिखता हूं F21।
लेकिन इनका एक्शन ऑफ लाइन तो यही है। F21 का मतलब होगा, F21 का मतलब होगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, मतलब 2 ड्यू टू 1। सेकेंड चार्ज पे लगने वाला फोर्स किस चार्ज के द्वारा? पहले चार्ज के द्वारा। तो जरा सोच के देख, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता था? अगर एक कोई पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे कुछ फोर्स लगाता है तो वो भी उस पे उतना ही फोर्स देगा अपोजिट डायरेक्शन में। दिस इज कॉल्ड एज न्यूटन्स थर्ड लॉ, जो एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो अगर Q1 ने Q2 पे फोर्स लगाया तो Q2 भी तो इस पर फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में या उस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में। अगर रिपल्सिव है तो इसको मैं लिखता हूं F12, आप देख रहे हो। और इस पर क्या है बाबू? F21। F12 इसका मतलब होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यानी पहले चार्ज पार्टिकल पे सेकेंड चार्ज के पार्टिकल के द्वारा लगने वाला फोर्स। गौर से देखते जाइए। एकदम इस चीज को, एक एक चीज को एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, ठीक है? नहीं तो अप्लाइड पार्ट में क्वेश्चन नहीं लगने वाला है आपसे। हो गया? मैं बढ़ूं आगे, ध्यान से देखिएगा। ये बाबू कौन सा चार्ज है? Q1। ये कौन सा चार्ज है? Q2। इनके बीच का लाइन ज्वाइनिंग कौन है? R है। F21 कौन लगा रहा है किस पे? Q1 लगा रहा है Q2। और F12 कौन लगा रहा है? Q2। मैंने लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम। दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स है हमेशा इसी लाइन के अलोंग एक्ट करता है। अगर अट्रैक्टिव होता तो इसका डायरेक्शन टुवार्ड्स द चार्जेज होता। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बढ़ूं आगे। लाइन ज्वाइनिंग देम इन द फॉर्म ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर। गॉट माई पॉइंट? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो यहां पे देखो तो बाबू, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू, दोनों फोर्स का डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट है, तो माइनस F21, या इसको F21 को करते। सिमिलरली हम चाहें तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू माइनस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो इसकी अगर मैग्नीट्यूड की हम बात करें इज इक्वल टू माइनस F12, इसका मैग्नीट्यूड, यही मैग्नीट्यूड होता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसको लिख लिए? चलो बढ़े आगे। नेक्स्ट, इसको ध्यान से देखिएगा। पहले ये है फोर्स। अब जरा सोच के देख तो, एक छोटा सा हम लोग प्रॉब्लम करते हैं, ये इस पे ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखना यहां पे प्रॉब्लम। Q1 Q2 माइनस Q1 माइनस Q2 प्लस Q1 माइनस Q2। चलो बाबू, क्वेश्चन है हमारा, सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ईच चार्जेज। जल्दी से लिखो तो। फटाफट लिखते जाइए।
हो गया? क्विकली राइट डाउन राइट डाउन राइट डाउन, जल्दी लिखो बाबू, जल्दी से लिखिए जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। डन? चलो भाई मैं दिखाता हूं आगे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। ध्यान से देखो तो Q1 Q2 माइनस Q1 माइनस Q2 प्लस Q1, यहां पे माइनस Q2 है, ओके, प्लस Q1 माइनस Q2। क्वेश्चन में पूछ रहा है सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ईच चार्जेस, सिर्फ आपको डायरेक्शन दिखाना है फोर्स का क्या क्या होगा। इसका सॉल्यूशन देखो, पहले मैं करता हूं, देखते जाना ध्यान से। यहां पे एक पॉइंट चार्ज है Q1 और ये पॉइंट चार्ज है Q2। गौर से देखो बाबू, गौर से देखो तो ये पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज? पॉजिटिव। और ये भी कैसा चार्ज है? पॉजिटिव, बिल्कुल सही। मान लीजिए इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है r, और ये अभी रखे गए हैं किस मीडियम में बाबू? एयर में, मान लो, ठीक है, मीडियम नहीं दिया है तो मान लेते हैं, ठीक है। अब गौर करो यहां पे कूलम्स ने क्या कहा था, अगर दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेज किसी मीडियम में स्पेस्ड हैं तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन काम करता है वो उन दोनों चार्जेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और डिस्टेंस के स्क्वायर के। ये तो स्टेटमेंट था, प्रैक्टिकली हम देखते हैं क्या होगा। जरा सोच के देख तो दोनों सिमिलर चार्जेज हैं या डिसिमिलर हैं? सिमिलर चार्जेज हैं, तो ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे? रिपेल करेंगे। तो Q1 Q2 को क्या करेगा? रिपेल करेगा। रिपेल करना मतलब धक्का देना, पुश करेगा। तो पुश किसी भी लाइन में करेगा या जो लाइन कनेक्टिंग है उसी लाइन के अलोंग करेगा, जो लाइन कनेक्टिंग है। तो कनेक्टिंग लाइन ये है, इसका मतलब हुआ कि Q1 Q2 को अगर F फोर्स से धक्का देता है तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से Q2 भी Q1 को क्या करेगा? धक्का देगा, यानी इस पे फोर्स भी ये F लगाएगा। अब F की अगर मैं वैल्यू पूछूं कि Q1 Q2 को कितने से धक्का लगा रहा है, तो F की जो वैल्यू होगी वो होगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो कहोगे Q2 भी इतना ही फोर्स से इसको धक्का लगा रहा है, तो Q1 पे ये F फोर्स कौन लगा रहा है? Q2 लगा रहा है। और इस पर ये F फोर्स कौन लगा रहा है? Q1 लगा रहा है। और इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो आपने देखा। अब मान के चलो ये माइनस Q1 है और ये माइनस Q2 है। इसमें भी देखो तो दोनों सिमिलर चार्जेज हैं या डिसिमिलर चार्ज है? सिमिलर चार्ज। रिपल्सन होगा या अट्रैक्शन होगा? रिपल्सन। तो ये Q1 इस पर फोर्स किधर लगाएगा? राइट वार्ड, इसका मतलब इधर, इसको कहो F जो फोर्स। तो Q2 भी न्यूटन्स थर्ड लॉ से इस पर इधर लगाएगा, इसको भी कहो F। यहां भी F की अगर वैल्यू देखें तो F इज इक्वल टू उसकी वैल्यू कितने के बराबर हो? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बहुत अच्छे बाबू। अब लास्ट वाला पॉइंट देखो तो प्लस Q1 और यहां पे क्या है? माइनस Q2। यहां दोनों चार्जेस कैसे हैं? डिसिमिलर है या सिमिलर चार्ज? डिसिमिलर। तो डिसिमिलर क्या करते हैं? अट्रैक्ट। तो Q1 इस Q2 पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा या रिपल्सन? अट्रैक्टिव। तो अट्रैक्टिव कहने का मतलब हुआ कि Q1 Q2 को अपनी तरफ बुलाना चाहेगा, तो बुलाने के लिए इस पे जो फोर्स लगाएगा इसका डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स Q1। तो Q2 भी Q1 को अपनी तरफ बुलाना चाहेगा, ये है फोर्स। तो इस तरह से आइंदा आप फोर्स का डायरेक्शन दिखा सकते हैं। यस। तो यहां F की वैल्यू भी कितनी होगी? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरेस्टिंग। यहां पॉजिटिव निगेटिव सिर्फ क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन ऑफ फोर्सेज। और ये क्या दिखा रहा है? मैग्नीट्यूड। ये है कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। तो भाई कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में भी हो सकता है क्या? डेफिनेटली हो सकता है, और वही तो हमें पढ़ना है। तो इससे बताओ तो, गौर से देखो, अगर सिमिलर चार्जेस थे तो फोर्स को हमने दिखा दिया डायरेक्शन, डिसिमिलर है तब भी फोर्स का डायरेक्शन दिखा दिया। तो ये क्या बता रहा है?
फोर्स के डायरेक्शन को बता रहा है या फोर्स के मैग्नीट्यूड को? केवल मैग्नीट्यूड को। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन। इसका मतलब हुआ कि ये कूलम्स लॉ तो है, लेकिन किस फॉर्म में है? स्केलर फॉर्म में है। तो क्या कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में भी हो सकता है? यस, कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में भी हो सकता है, और वही हमें पढ़ना है कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में कैसे होता है। कोई दिक्कत? चलो एक छोटा सा पॉइंट और मैं बताऊंगा, उसको याद रखना है। ये पटर में ही चलेगा, पटर में अभी चल रहा है। कितने पॉइंट्स हो गए? ये छोटी छोटी बातें कूलम्स लॉ से रिलेटेड है, इसको आपको समझना है। फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसका अप्लाइड पार्ट कैसे कैसे बढ़ते हैं। ठीक है बाबू, चलो नोट कर लो। इधर मिटा, चलिए। क्विकली थोड़ा सा फास्ट नोट कीजिए। डन। चलो पटर में जो हमारा तीसरा पॉइंट होगा वो तीसरा पॉइंट लिखिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स बट weaker than न्यूक्लियर फोर्स। नेचर में बेसिकली हमारे पास चार ही तरह के फोर्सेज काम करते हैं बाबू, जिसमें पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा है हमारा न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा होता है वीक फोर्स। दीज फोर काइंड्स ऑफ फोर्सेज आर फंडामेंटली एक्टिंग इन आवर नेचर। अगर आप एस सी वर्मा को स्टडी करेंगे तो उसमें थर्ड चैप्टर ही दिया है नेचर ऑफ फोर्सेज के बारे में। तो बेसिकली हमारे पास कितने तरह के फोर्सेज हैं? चार तरह के। पूरे यूनिवर्स में चार तरह के डोमिनेटिंग फोर्सेज काम करते हैं नेचर में। पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दूसरा क्या है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, तीसरा हमारा न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा है वीक फोर्सेज। आप जो 11th क्लास में फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, टेंशन, वंसन ये सब पढ़ते थे ना, ये सारे फोर्सेज वीक फोर्सेज में आते हैं। दीज आर कॉल्ड एज वीक फोर्सेज। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कूलम्स लॉ हम पढ़ रहे हैं, ये है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और Gm1m2/r² जो हमने पढ़ा था, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। और आगे चल के मॉडर्न फिजिक्स में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फोर्स। इसमें से चारों में से न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर में, और सबसे वीकर फोर्स जो हमारा यही सब आता है, ये क्या कहते हैं, ये सॉरी फ्रिक्शनल फोर्स, टेंशन वंसन, ये सबसे वीक फोर्स है। तो न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। तो यहां तो मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स से कमजोर होता है। गॉट माई पॉइंट? ओके, ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको पटर रखना है, पॉइंट्स टू रिमेंबर में रखना है। ठीक है, अभी कूलम्स लॉ पे ही चर्चा हो रही है, लेकिन अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था K(Q1Q2)/r², ये कूलम्स लॉ तो था, लेकिन किस फॉर्म में था बाबू? स्केलर फॉर्म में। ओके, उसमें डायरेक्शन के लिए हम लोग डायरेक्ट नहीं चलते थे। अब हम देखेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कोई दिक्कत? फिर हम दोनों का अप्लाइड पार्ट पढ़ेंगे। एक एक करके मैं बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। कूलम्स लॉ अभी हम लोग क्या पढ़े हैं? स्केलर फॉर्म में K(Q1Q2). इसमें सिर्फ फोर्स की क्या बात हो रही है? मैग्नीट्यूड।
अब हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। चलो हेडिंग डालो तो, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। किस फॉर्म में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से देखो सब लोग। बढ़े आगे, ओके हेडिंग डालिए बाबू, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये। सब लोग इधर ध्यान देखिए, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। सब लोग ध्यान से देखो बाबू, मान लो यहां पर एक पॉइंट चार्जेज है Q1 और यहां पर एक पॉइंट चार्जेज है Q2। दिख रहा है सबको, बहुत अच्छे। मैंने एक वेक्टर कनेक्ट किया यहां से यहां, इसका नाम दिया R1। जानते हो R1 को क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर, यानी एक ऐसा वेक्टर जो किसी पार्टिकल को ओरिजिन से कनेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। सिमिलरली हम Q2 को भी कनेक्ट करते हैं पोजीशन वेक्टर R2 से। कोई दिक्कत, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं। अब जरा गौर से देखिए, सब लोग ध्यान से देख रहिएगा। Q1 और Q2 अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। बहुत अच्छी बात, ध्यान से देखते रहो। Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव। इन दोनों के बीच में कनेक्टिंग लाइन ये है। तो हमने तो पढ़ा था कि Q1 और Q2 एक दूसरे पे जो फोर्स एक्सर्ट करता है वो फोर्स हमेशा इसी लाइन के अलोंग एक्ट करेगा, जो लाइन उन दोनों को ज्वाइन करेगा। तो Q2 इसको रिपेल करेगा, मतलब इस फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, तो वो होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो उसी तरह 1 भी 2 पे लगाएगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा, इसका नाम क्या होगा, F21। कोई दिक्कत? अब जरा सोच के देख बाबू, ये Q2 से, जैसे मान लीजिए यहां पे ये Q2 था और यहां पे कौन था, Q1। Q2 से सीधे एक वेक्टर मैं ड्रॉ कर दूं Q1 पे, तो इस वेक्टर को हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 विथ रिस्पेक्ट टू Q2। उल्टा अगर इसके डायरेक्शन को हम कर दें तो ये बताएगा Q2 का पोजीशन वेक्टर किसके रिस्पेक्ट में, Q1 के। तो चलो, तो अगर मैं इधर एरो लगा दूं तो ये क्या बताएगा, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। और इधर मैं लगा दूं तो ये बताएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। चलो इसको मैं ऐसे अभी रहने देता हूं, ठीक है बाबू। सब लोग ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ड्रॉ करना बहुत अच्छे से डायग्राम, इसको रिपीट करके। इसमें मैं लिखता हूं क्या क्या है। R1 जो है वो क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1। कहां से है बाबू, फ्रॉम ओरिजिन। सिमिलरली R2 जो है हमारा, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 फ्रॉम ओरिजिन। कोई दिक्कत? और यहां पे मैं लिख देता हूं, नाम है R12। R12 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 फ्रॉम Q2। सिमिलरली R21 ये क्या है बाबू, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 फ्रॉम Q1। Q1 और Q2 के बीच जो डिस्टेंस है ये, इसको मान लो कितना है, R। उसको वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, पहले डायग्राम पे फोकस कीजिए और ड्रॉ कीजिए तो जल्दी से थोड़ा सा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। कहीं भी दिक्कत हो उसको पूछ लिया कीजिए, ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए।
एकदम क्लियर होना चाहिए आइडिया, तभी जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, ज़्यादा डिटेल स्टडी करने के लिए आप ऑफलाइन में आइए, ठीक है, उसमें ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं बढ़ूँ आगे, आ जाओ आप। अब जरा गौर से देखो, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मान लो यहां पे Q1 है और ये कौन है Q2, दोनों के बीच में ये डिस्टेंस R, अगर इसको वेक्टर हमें बनाना है तो एरो लगाना होगा, तो ये बताएगा इसकी मैग्नीट्यूड और एरो बताएगा डायरेक्शन। तो दोनों ही केस में अगर हम Q2 से Q1 की तरफ जाएं या Q1 से Q2 की तरफ जाएं, मैग्नीट्यूड में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, सिर्फ क्या चीज इसमें चेंज कर रहा होगा, डायरेक्शन। क्या चीज चेंज कर रहा होगा, डायरेक्शन। तो सिमिलरली आप देखिएगा तो R12 जो है वेक्टर वो निगेटिव ऑफ R21 है, यानी दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन R12 का जो मैग्नीट्यूड है वो R21 के मैग्नीट्यूड के बराबर है और उसकी वैल्यू दोनों के बीच के डिस्टेंस के बराबर R के बराबर है। गॉट माई पॉइंट? बिल्कुल सही। अब मैं बढ़ूं आगे, देखते रहना यहां पे। अब कूलम्स लॉ क्या कहता था, ध्यान से देखो, इनके बीच में फोर्स वेक्टर फॉर्म में मैं लिख रहा हूं, मैग्नीट्यूड की केवल बात नहीं कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। फोर्स क्या कहता है बताओ, K Q1 Q2 बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी R12 लिखो या R21 लिखो, दोनों का मैग्नीट्यूड कितने के बराबर है, R के बराबर है। तो इसको मैं लिख देता हूं R²। क्या ये इक्वेशन सही है? नहीं है। ये टर्म सिर्फ फोर्स के मैग्नीट्यूड को बताता है, डायरेक्शन को नहीं बताता है। तो यहां डायरेक्शन के लिए हम R कैप का यूज करेंगे, जिसको R कैप को मैंने क्या कहा, यूनिट वेक्टर। क्या कहा बाबू, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर तो आपने पढ़ा होगा, A कैप बराबर वेक्टर A डिवाइडेड बाई A का मैग्नीट्यूड। तो उसी तरह से यहां देखो तो R कैप बराबर वेक्टर R, ठीक है, डिवाइडेड बाय वेक्टर R का मैग्नीट्यूड। ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो फोर्स F इज इक्वल टू, देखते रहो ये क्या होगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R², R कैप। अगर Q2 से हम Q1 पे फोर्स निकालना चाहते हैं, Q2 से Q1 पे फोर्स निकालना चाहते हैं, तो इसमें कौन सा पोजीशन वेक्टर जानना होगा हमें, पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, यानी यहां R कैप बराबर हमें लिखना होगा R12 डिवाइडेड बाय R12 का मैग्नीट्यूड। अब R12 का मैग्नीट्यूड R के बराबर है, तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 का मैग्नीट्यूड बताओ कितना है, R, और R² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, R3, और ये कितने के बराबर आएगा, R12। ये हमारा निकल गया पोजीशन। इसको और अच्छे फॉर्म में लिखना चाहते हैं, ये हमारा निकला टर्म। ये किस पर बता रहा है, ध्यान से देखते रहिएगा सब लोग। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। अब अगर आपसे पूछा जाता फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, तो ये कितना होता, F इज इक्वल टू, सब कुछ वही रहता, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R3। अब यहां कौन सा पोजीशन वेक्टर होता, R21। ये देख रहे हैं, यही इक्वेशन कहलाता है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसको डिटेल में स्टडी करने के लिए आपको थोड़ा सा इस पे ध्यान देना होगा। 11th का वेक्टर वेक्टर आना चाहिए, ठीक है, नहीं आता है तो पुराने लेक्चर में जाइए, ठीक है, वहां सारी चीजें आपको क्लियर मिलेंगी, ठीक है। यहां उतना हम लोग डिस्कस, हर एक लेक्चर का डिस्कस है, ठीक है, नोट कीजिए इसको। लिखिए 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 लिखिए, फिर मैं आगे डिटेल में समझाता हूं।
हो गया बाबू? ओके, इसको समझने के लिए एक छोटा सा मैं प्रॉब्लम करता हूं और ज्यादा क्लियर हो। इधर मिटाएं, चलिए। ठीक है भाई? ओके, चलो एक पॉइंट यहां पटर में मार के लिखो तो जल्दी से। क्या है पटर में? पॉइंट्स टू रिमेंबर में इसको ज्यादा क्लियर करने के लिए जल्दी से लिखो तो क्या कहता है। अगर कूलम्स लॉ को हमें वेक्टर फॉर्म में यूज करना है तो उसमें चार्ज के साइन का ध्यान रखना होगा, क्योंकि स्केलर फॉर्म में चार्ज के साइन तो फोर्स का डायरेक्शन बता रहा था, लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में हम लिखते हैं तो इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन मिलता है। तो यहां पे पटर मार के लिखिएगा वेक्टर फॉर्म में। पटर क्या है? पटर मरा इन वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ मस्ट पुट द साइन ऑफ चार्जेज। इसको मैं दिखा रहा हूं क्या है ये। अगर चार्ज के साइन को आप पुटअप नहीं करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ में तो वो कभी भी इक्वेशन सही नहीं आएगा। इसलिए जब भी आप कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में यूज करें तो चार्ज के साइन को इक्वेशन में जरूर पुटअप करें, नहीं तो वो नहीं आएगा, एग्जैक्टली नहीं आएगा। मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा, डायरेक्शन का पता नहीं चलेगा। और इसमें क्लियरली पता चल जाता है कि फोर्स का डायरेक्शन क्या है, उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है, और इवन फोर्स का नेचर क्या है, अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, ये सब कुछ दे देता है। ओके, चलिए मैं बढ़ूं आगे, ध्यान से देखिएगा आप। सब लोग समझिएगा, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। बढ़िया, आगे आ जाओ भाई। चलो एक छोटा सा प्रॉब्लम लिखो, तब जाके क्लियर होगा। मान लो यहां पे एक पॉइंट चार्ज है जिसकी वैल्यू है 8 माइक्रोकूलम और यहां पे एक चार्ज है जिसकी वैल्यू है -6 माइक्रोकूलम। इस चार्ज का कोऑर्डिनेट है 1 2 3 और इस चार्ज का कोऑर्डिनेट है -3 -2 -1। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में है फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन 8 माइक्रोकूलम चार्ज ड्यू टू 6 माइक्रोकूलम चार्ज। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। कितने चार्ज पार्टिकल्स हैं हमारे पास? 2। पहला 8 माइक्रोकूलम है जिसकी कोऑर्डिनेट है 1 2 3, मतलब x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 2 और z कोऑर्डिनेट 3। दूसरा जो हमारा पॉइंट चार्ज है -6 माइक्रोकूलम, इसकी कोऑर्डिनेट कितनी है? -3 -2 -1। कोई दिक्कत? क्वेश्चन में पूछा गया है 8 माइक्रोकूलम चार्ज पे आप बताओ 6 माइक्रोकूलम चार्ज के द्वारा फोर्स कितना लगेगा। सबसे पहले बताओ तो दोनों अपोजिट चार्जेज हैं या डिसिमिलर? सिमिलर चार्ज है, अपोजिट चार्ज है। तो ये 6 वाला इस पे कैसा फोर्स लगाता होगा? अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? अट्रैक्टिव, बिल्कुल सही। कितना लगाता होगा ये नहीं जानते हैं। कोई दिक्कत? अब इसको हमको यूज करना है। फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन 8 माइक्रोकूलम चार्ज ड्यू टू 6 माइक्रोकूलम चार्ज इन वेक्टर फॉर्म। किस फॉर्म में बाबू? इन वेक्टर फॉर्म। ध्यान से सब लोग देखो, इसका कोऑर्डिनेट दिया है तो ओरिजिन से हम इसका पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। हाँ, यस, फटाफट बोलो क्या लिखेंगे? R1। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 1,
तो डायरेक्ट लिखते हैं आई कैप, ये चीज़ें सब 11th में सिखाया हूं मैं, प्लस इसका कोऑर्डिनेट कितना लिखेंगे 2j कैप, प्लस इसका कोऑर्डिनेट बताओ फटाफट बाबू कितना लिखेंगे 3k कैप। कोई दिक्कत? R2 बोलिए क्या लिखेंगे भाई -3i कैप, पोजीशन वेक्टर लिख रहे हैं ओरिजिन से, फिर क्या लिखेंगे -2j कैप -k कैप। कोई दिक्कत किसी को नहीं? अब जरा सोच के देख तो बाबू, पहले चार्ज पे दूसरे चार्ज के द्वारा फोर्स निकालना है या दूसरे पे पहले के द्वारा? पहले पे दूसरे के द्वारा। तो हमें R12 चाहिए या 2 चाहिए? R12 यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ 1, यानी यहां से हम लाइन ज्वाइन करेंगे और वेक्टर का डायरेक्शन इधर रहेगा। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ 8 माइक्रोकूलम विथ रिस्पेक्ट टू -6 माइक्रोकूलम R12। तो R12 का वैल्यू होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ R1 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ R2। आता है कि नहीं आता है कि मैं दिखा दूं? चलो कॉन्सेप्ट में ही ये क्लियर हो जाएगा। कैसे मैं दिखा रहा हूं यहां पे देखिएगा, याद करो मैं यहां पे दिखा रहा हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये हमारा कौन था Q1 और ये कौन था Q2। ये है पोजीशन वेक्टर R1, ये क्या था पोजीशन वेक्टर R2 और ये था पोजीशन वेक्टर R12। यही था ना? ट्रायंगल लॉ से जरा सोच के देख तो बाबू, इसको कैसे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से कैसे ऐड करेंगे? R2 प्लस R12 इज इक्वल टू R1 होगा। अब इसको उठा के उधर फेंक, तो R12 इज इक्वल टू वेक्टर R1 माइनस R2, है ना? अब मान के चलो अगर इसी का एरो इधर रहता, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो इसको हम R21 लिखते। तब इसमें हेड टेल मेथड कैसे यूज होता जरा देख तो। R1 के हेड पे R21 का टेल है और ये इसका रिजल्टेंट है, तो क्या लिखते R1 प्लस R21 बराबर R2। तो R21 बराबर होता R2 माइनस R1, यही तो है हेड टेल मेथड। तो R12 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ R1 माइनस R2। मैं इसको मिटाऊं, डन ओके। अब इसका वैल्यू फटाफट बोलो तो कितना लिखेंगे बाबू R12। तो R12 इसको नोट कीजिए तो फिनिश ओके। कम टू द पॉइंट, एक लाइन में देखो तो R12 पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू 2, पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ 2। अब इतने में से तो आई कैप में से आई, तो 1 में से -3 करोगे तो ये डायरेक्टली कितना हो जाएगा 4i कैप। 2 में से -2 करोगे ये कितना हो जाएगा 4j कैप। 3 में से -1 करोगे कितना हो जाएगा +4k कैप। कोई दिक्कत? नो बड़ी। अब इसका मैग्नीट्यूड जरा निकालो तो बाबू, R12 का मैग्नीट्यूड ये किस फॉर्म में है? कंपोनेंट फॉर्म में। तो कंपोनेंट फॉर्म में x कंपोनेंट का स्क्वायर, y कंपोनेंट का स्क्वायर, z कंपोनेंट का स्क्वायर, तो ये पूरा 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर कितने बार 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को बाहर निकालोगे तो 4√3। कोई दिक्कत? किसी को भी कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। अब तो ये वैल्यू निकल गया। तो वेक्टर फॉर्म में फोर्स की वैल्यू जो हमारे पास आई थी वो K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12, इसका मतलब जो था R³ और R12, क्योंकि 1 पे हमें 2 के द्वारा चाहिए। अब इसी को नोट कर लो, F K का वैल्यू जानते हो 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 की वैल्यू कितनी है 8 माइक्रोकूलम। पॉजिटिव साइन है या निगेटिव? पॉजिटिव। 8 इंटू 10 टू द पावर -6। Q2 निगेटिव है बाबू, इंटू माइनस इंटू -6 इंटू 10 टू द पावर -6। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, डिवाइडेड बाय R³, इसकी वैल्यू देखो तो यहां पे 4√3 का होल क्यूब और इंटू R12। तो R12 यहां पे देख कितना आया था
4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। ये है हमारा वेक्टर फॉर्म में। सब लोग गौर से देखो, इसको कैंसिल कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 4 का क्यूब करोगे कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। और 3 का क्यूब अगर हम करेंगे तो रूट से बाहर आएगा, है ना? तो क्यूब रूट इसमें करो तो कितना हो जाएगा? 3 का क्यूब रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 3, तो 3 रूट अंडर 3 हो जाएगा। इसको कैंसिल करो सबको, तो ये वैल्यू आएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। चलो भाई, और इसमें कितना आ जाएगा भाई? सबसे पहले प्लस माइनस, यहाँ माइनस को बाहर फेंक दो। तो माइनस को अगर हम लोग बाहर फेंकेंगे तो माइनस पूरे के बाहर होगा। 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 4। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 3 बार इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, और ब्रैकेट में यहाँ हो जाएगा 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। गॉट माई पॉइंट? अब कैंसिल करो फटाफट। इस 4 से ये 2 बार में कट जाएगा, ठीक है भाई। अब और कोई 4 से कटने वाला है? ये भी 2 से कट जाएगा। अब यहाँ पे 4 दूना कितना बचेगा? 8। रूट अंडर 3 रूट अंडर 3, इन दोनों से जो हम काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, ठीक है भाई। अब ये 2 से ये 3 भी कट जाएगा, ठीक है भाई। ऊपर में क्या बचेगा? यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 6 है, 10 टू द पावर माइनस 6 है, तो 10 टू द पावर माइनस 6 और माइनस 6 कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर माइनस 12, और 10 का पावर यहाँ 9 है, तो माइनस 3 हो जाएगा। तो क्या क्या बचा यहाँ पे? देखो तो लास्ट में हमारे पास रिजल्ट बचेगा f इज इक्वल टू 3 3 कितना हो जाएगा? माइनस तो बाहर रखो, 9, 10 का पावर 9 और 10 का पावर माइनस 1, तो 10 टू द पावर माइनस 3, ठीक है भाई। ऊपर में और कुछ नहीं बच रहा है, इंटू 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। डिवाइड में नीचे क्या बचेगा? 4 रूट अंडर 3 डिवाइडेड बाय 4 अंडर रूट 3। इन सब में कॉमन क्या है जरा देखिए तो, इधर मिटा। चलो ठीक है भाई, ओके। इन सब में अगर 4 कॉमन निकाल दे तो 4 भी कैंसिल हो जाएगा। तो लास्ट में हमारा रिजल्ट f इज इक्वल टू क्या बचेगा? दिखाओ तो क्या बचेगा यहाँ पे? -9 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 3, और ब्रैकेट में बचेगा i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। कंजुगेट कर लो, तो कंजुगेट करेंगे हम लोग तो f इज इक्वल टू रूट अंडर 3 से रूट अंडर 3 करेंगे तो 9 रूट अंडर 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, यानी -3, ध्यान से देखिएगा, -3 रूट अंडर 3 इंटू 10 टू द पावर -3 i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ये वैल्यू आएगा फोर्स का। गॉट माई पॉइंट? करके देख लो। इसमें निगेटिव साइन क्या बता रहा है? निगेटिव साइन बता रहा है कि 8 माइक्रोकूलम पे 6 माइक्रोकूलम के द्वारा जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव होगा। निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? निगेटिव साइन shows that force will be attractive, और 3 रूट अंडर 3 इंटू 10 टू द पावर -3 जो है ये हमारा
क्या बता रहा है, आई कैप जे कैप जो के कैप है ये फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बता रहा है। इस तरह से वेक्टर फॉर्म में हम काम करते हैं। कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए इसको लिख लीजिए। ओके ठीक है, अगले क्लास में हम लोग कूलम्स लॉ का और स्टेटमेंट इसको पढ़ के आइएगा अच्छे से, ठीक है। एक एक पॉइंट इसमें क्लियर होना चाहिए, जहां डाउट होगा उसको पहले चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा हम डिफिकल्टी लेवल में अगले लेक्चर में हम लोग बढ़ेंगे। ओके ठीक है, आई होप कि ये आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए ठीक है, अभी कूलम्स लॉ पर ही आगे हम लोग बढ़ेंगे अप्लाइड पार्ट में। ओके थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके बाय। चलिए।